दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जिसमें आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग। कौन सा? ब्रांच अकाउंटिंग। सर, मोस्ट अवेटेड चैप्टर है ना ब्रांच अकाउंटिंग। बिल्कुल। अगर आप लोगों ने कहीं इसके बारे में कहीं से सुन रखा है अच्छा बुरा तो भूल जाओ। अच्छा सुना है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा सुना है तो भूल जाना। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। थोड़ा अलग टाइप का है बट बहुत आसान है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, गारंटी है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है चैप्टर। आप कहेंगे कि यार अगर कोई बोल भी रहा है बुरा तो कहोगे क्यों बोल रहा है वो बुरा। ब्रांच वाकई में इतना आसान चैप्टर, और पता नहीं क्यों इसके बारे में लोग इधर उधर की बातें किया करते थे। ठीक है, तो ये बीकॉम वगैरह में भी आता है ना, तो बड़ा टिपिकल सा लगता है बच्चों को। बट जिस तरीके से मैं आपके साथ इस चैप्टर को डील करवाने वाला हूं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप कहने वाले हैं कि भैया ये वाला चैप्टर सर वाकई बहुत आसान है। चलिए देखो फटाफट से क्या रहने वाला है इसके अंदर। ब्रांच अकाउंटिंग। सर सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ब्रांच होता क्या है। ब्रांच होता क्या है? सर, ब्रांच इज एन एक्सटेंडेड लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रांच क्या है? सिंपली एक्सटेंडेड लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एंटिटी है, कोई भी उसकी दुकान है, कोई भी उसका ऑफिस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ऑफिस है। ऑब्वियसली जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, किसी एक ही प्रेमाइजेस से स्टार्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो होगा क्या? अब जैसे वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट ओपन होंगे। अब वो सब एस्टेब्लिशमेंट क्या कहलाएंगी? उस मेन हेड ऑफिस की ब्रांच कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ब्रांच कहलाएंगी। तो एक हेड ऑफिस होता है और बाद में क्या होती है, उनकी ब्रांचेस होती हैं। तो क्या हेड ऑफिस के अलावा जो भी और कोई उसका लोकेशन है वो सब ब्रांच कहलाएगा, जहां पर उसी टाइप की सिमिलर एक्टिविटीज या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आप कंडक्ट करवाते हैं। ओके, फिर क्या कहा सर, ब्रांच ओपन कौन कर सकता है? कहा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी। ये दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। भाई कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट भी तो कोई जरूरत है कि एक ही जगह होगा, उसके भी तो अलग अलग लोकेशन हो सकते हैं। तो वहां पे भी तो क्या हो सकता है, ब्रांच ओपन हो सकती है। वैसे ही प्रॉफिट ओरिएंटेड इनकी तो ब्रांचेस होती ही होती हैं। आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। सर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आएगा? ब्रांच इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं है, एक ही कंपनी है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस है। तो अकाउंटिंग जब देखा जाएगा, जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाएगा तो पी&एल बैलेंस शीट तो कंपनी का तैयार किया जाएगा ना। तो ऐसा थोड़ी देखा जाएगा इस ब्रांच का पी&एल बैलेंस शीट ये है, दूसरा ब्रांच का पी&एल बैलेंस शीट ये है। ठीक है ना? नो डाउट ब्रांच वाइज पी&एल बैलेंस शीट देखा बना आपने को डेटा प्रिपेयर करना है, लेकिन वो आपका इंटरनल मैटर है। ठीक है ना? वो आपका इंटरनल मैटर है। बट कंपनी तो एक ही है। कंपनी तो एक है, लीगली कंपनी तो एक ही है ना। तो कास्ट नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट एन एक्सटेंडेड यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भले ही आप ब्रांच का, ऑब्वियसली ब्रांच अकाउंटिंग हम कर ही इसीलिए कि भैया ब्रांच का हम अलग से प्रॉफिट लॉस पता कर सके, उस पर्टिकुलर ब्रांच से हमारी कितनी कमाई हो रही है हम पता कर सके। लेकिन लीगली देखा जाए तो वो अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर क्या कहा, ऑल ब्रांचेज आर कंट्रोल बाय देयर हेड ऑफिस। हेड ऑफिस उनको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल भैया, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी तो है वो, तो हेड ऑफिस उसको कंट्रोल करेगा। हेंस अ ब्रांच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स हेड ऑफिस फॉर ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलिए आगे देखो। भाई कॉमर्स एजुकेटर, आज ये यहाँ पर इसका जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है। अब आगे चल के मैंने इसका और ब्रांचेस ओपन किया, जैसलमेर में, उदयपुर में, कोटा में। तो कंट्रोल तो इधर से ही रहेगा ना, कंट्रोल तो यहाँ से ही रहने वाला है। डिसीजन मेकिंग सब यहाँ से होगा कि उदयपुर में क्या करना है, जैसलमेर में क्या करना है, वो सब फाइनल डिसीजन यहाँ से ही होगा, हेड ऑफिस से ही होगा। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओपन अ ब्रांच इन द सेम कंट्री और इन अदर कंट्री। मतलब वो डोमेस्टिक ब्रांच भी हो सकती है, आगे जाके आएगा भी यहाँ पर। वो डोमेस्टिक ब्रांच है तो मतलब वो सेम कंट्री में आपने ओपन किया। अगर फॉरेन ब्रांच मतलब होम कंट्री आपकी इंडिया है, उसके बाहर जाकर आपने कोई ब्रांच ओपन किया। फिर क्या कहा, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों होता है। ठीक है, आगे देखो। क्लासिफिकेशन में हमने देख ही लिया कि भैया किसके बेसिस पे, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर हमने कहा कि दो तरह की ब्रांच है, एक डोमेस्टिक और दूसरी फॉरेन। एक और इंपॉर्टेंट बेसिस होता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कंट्रोल। लेवल ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे ब्रांचेस कितने टाइप की होती है? सर लेवल ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे दो तरह की ब्रांचेस है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और हमको है ना अकाउंटिंग पर्पज से यही ध्यान में रखना है, डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसा होगा और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का अकाउंटिंग कैसा होगा। तो लेवल ऑफ कंट्रोल के बेसिस मतलब हेड ऑफिस का कितना कंट्रोल है
उसके बेसिस पर कौन, दो तरह की ब्रांचेज हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में तो क्या भैया, कंप्लीटली डिपेंडेंट है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पर, हेड ऑफिस पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फर्दर मेंटेनेंस ऑफ इट्स अकाउंट। काम काज, रिकॉर्डिंग, डेटा रिकॉर्डिंग, सबके लिए किस पर डिपेंडेंट है, हेड ऑफिस पर। तो इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट में क्या होगा भैया, ये अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं। इंडिपेंडेंट में क्या होगा, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करते हैं, अपने ट्रांजेक्शंस खुद मेंटेन करते हैं, उसमें एचओ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। खुद के डेटा रिकॉर्ड करेंगे, फिर प्रोवाइड करवा देंगे किसको, एचओ को, फिर एचओ क्या करेगा, सारी ब्रांच के डेटा को इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ओके, और डिपेंडेंट में क्या होगा, एचओ ही मेंटेन करता है ब्रांच अकाउंट, और उस हर एक ब्रांच अकाउंट के लिए क्या कहेगा, अलग अलग हर एक ब्रांच के लिए एक ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा और आपके प्रॉफिट और लॉस पता किए जाएंगे। तो डिपेंडेंट में कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ मेंटेन कर रहा है, एचओ का कंट्रोल है। अकाउंटिंग कौन कर रहा है, एचओ कर रहा है। इंडिपेंडेंट में क्या होगा, अकाउंटिंग कौन कर पाएगा, ब्रांच के यहाँ पर अपने यहाँ प्रॉपर सेटअप होगा, उनकी अकाउंटिंग वो खुद करेंगे। ओके, ठीक है। तो सर ये चैप्टर कैसे हमको आगे बढ़ना है, मैंने कहा देखो इस चैप्टर में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग देखेंगे, जिसमें हम अलग अलग मेथड देखेंगे, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में भी दो अलग अलग, कॉस्ट बेसिस और होलसेल प्राइस बेसिस। तो हमारा जो पहला दिन है मोस्ट प्रोबेबली आज का डेटर मेथड में निकल जाएगा, डिपेंडेंट ब्रांचेस डेटर मेथड। कल का दिन स्टॉक एंड डेटर मेथड में निकल जाएगा, और जो तीसरा दिन है वो हमारा फाइनल अकाउंट मेथड को सीखने में लग जाएगा, किस किस बेसिस पे, कॉस्ट बेसिस पे और होलसेल प्राइस बेसिस पर। और उसके बाद आएगी किसकी अकाउंटिंग, इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग, और फोर्थ डे हमारा उसमें लगेगा। तो मतलब 4 दिन मोटा मोटी अपने को क्या लगने वाले हैं, ये सारा में अपने को कॉन्सेप्ट प्लस मॉडल के क्वेश्चंस करने में लगेगा। इसके अलावा मतलब मैंने अपने जो नोट्स में दे दिया, उसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है ब्रांच के अंदर। उसके अलावा आपको अगर मॉडल में कोई क्वेश्चन दिख जाए, इग्नोर मार देना, नहीं आएगा वो एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ओके सर। तो किस तरीके से प्रोसीड करना है, डिपेंडेंट ब्रांचेस देन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट कौन, जिसकी अकाउंटिंग कौन कर रहा है, हेड ऑफिस अपने यहाँ पे कर रहा है, हेड ऑफिस की बुक्स में ही अकाउंटिंग हो रही है। तो कौन कौन से मेथड होंगे वहां पे, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट आएगा जहाँ पे ब्रांच अपने लेवल पे अकाउंटिंग करता है, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होगी, उन पे कंट्रोल वगैरह हेड ऑफिस का उस एक्सटेंट तक नहीं होता है। चलिए, ओके सर। फिर यहाँ पर आओ, कब ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंट मतलब ब्रांच के डेटा को रिकॉर्ड करना ब्रांच अकाउंटिंग कहलाता है। इसमें क्या नया बात है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट को जानना, ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग उसके डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस हाईलाइट किया, डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग इज डन बाय एचओ। डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग कौन करेगा, एचओ करेगा। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेज अगर हुआ तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर अकाउंटिंग इज डन एट द ब्रांच इटसेल्फ, ब्रांच में ही होती है ना, हेड ऑफिस अपने यहाँ नहीं करेगा, ब्रांच इटसेल्फ अकाउंटिंग करेगा। एक नाम याद रखना, कौन सा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। सर ये क्या होता है, जैसे डिपार्टमेंट पढ़ा था वहां पर भी ये वर्ड आया था, ब्रांच में भी ये वर्ड है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम कहते हैं भैया ब्रांच के अंदर क्या होगा, ब्रांच में अपना मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसका प्रॉफिट लॉस अच्छा दिखा, प्रॉफिट अच्छा दिखाना, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना। तो बस रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड वहीं से आया है कि हर डिपार्टमेंट का जैसे अलग डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर हो सकता है, वैसे ब्रांच का भी ब्रांच वाइज क्या हो सकता है, एक अलग क्या हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, उसी बंदे की रहेगी। तो इसलिए इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम के बोला गया, ब्रांच अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू का पार्ट है। फिर क्या कर, ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस आर रिकॉर्डेड। ओके, ट्रांजेक्शन जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में हो रहे हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, एंड ब्रांच एंड अदर पार्टीज में रिकॉर्ड किए जाएंगे, देखेंगे वो सब कौन कौन सा होगा। एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल पीरियड आपको क्या करना है, डिपेंडेंट के अंदर ये नॉर्मल चल रहा है, ये बाकी अपन डिपेंडेंट जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, का हर एक के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसके लिए, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है होता क्या है, काम चलता कैसे कि भैया एक तो होता है हेड ऑफिस और होती है क्या उनकी ब्रांच।
एक हो गया हेड ऑफिस, और होते हैं क्या उनकी ब्रांचेस। जितनी भी ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, इन सब के डेटा क्या होंगे, इन सब के डेटा प्रिपेयर होंगे, इन सब के अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे और कहाँ सबमिट कर दिए जाएंगे, हेड ऑफिस। मेनली क्या रहेगा, ऑब्वियसली लीगल एंटिटी तो एक ही है, लीगल एंटिटी तो एक ही है, तो सबके इनकॉर्पोरेट करके हेड ऑफिस क्या करेगा, फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। चलिए, तो हर एक ब्रांच के फाइनेंशियल रिजल्ट अलग से तैयार किया जाएगा, इसका प्रॉफिट लॉस अलग देखा जाएगा, इसका प्रॉफिट लॉस अलग देखा जाएगा, उसका प्रॉफिट लॉस अलग देखा जाएगा, इसका प्रॉफिट लॉस अलग देखा जाएगा, और फिर क्या कर लिया जाएगा, फाइनलाइज करके हेड ऑफिस के बुक्स प्रिपेयर कर ली जाएंगी। फिर क्या कर, अब वो कॉमन ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होते हैं सर, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो जनरली ब्रांच अकाउंटिंग में हमको देखने पड़ते हैं। हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को माल सप्लाई करता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। वापस ब्रांच से हेड ऑफिस के पास माल आता है, वो कैसे रिकॉर्ड होगा। गुड सेंड बाय वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल जा रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है। कोई एसेट गया हेड ऑफिस से, फर्नीचर्स वगैरह गए तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है। कैश रेमिट किया, किसको, रेमिटेड बाय एचओ, एचओ ने रेमिट किया ब्रांच के खर्चों को मीट आउट करने के लिए। सेल्स अफेक्टेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने क्या सेल वगैरह किया उसको रिकॉर्ड करना, और ब्रांच ने एचओ को कितना पैसा भेजा। तो कुछ इस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमको देखने हैं। मेन काम क्या चालू होगा, मेन काम अभी चालू होगा यहां से, दिस वन। अब तक तो क्या था, अब तक तो कुछ नहीं, ये सिर्फ एमसीक्यू पर्पस के लिए ठीक है, इसलिए मैंने फटाफट फटाफट पढ़ा दिया, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं, कोई तुमको लिख के आने का नहीं, सुना हुआ रहेगा, एमसीक्यू के अंदर आएगा, हम बता देंगे, ठीक है। अब आया है इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। मेथड्स क्या क्या है सर ब्रांच अकाउंटिंग, तो मैंने कहा पहले हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस की, फिर बात करेंगे इंडिपेंडेंट की। तो क्या डिपेंडेंट में जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का काम है वो कौन करेगा, हर ब्रांच का जो अकाउंट्स मेंटेन का काम कौन करता है, एचओ करता है। ओके, कौन करेगा, एचओ करेगा, हेड ऑफिस करेगा। क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांचेस जनरली ऐसा अकाउंटिंग कहाँ पे होता है, अच्छा इसमें भी क्या करेंगे, देखो हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, इसमें भी हम आज कौन सी बात कर रहे हैं सर, डेटर मेथड की, सिंथेटिक मेथड की हम बात करने वाले। बाकी 2-3 मेथड जितने भी हैं वो हम कल बात करेंगे। आ जाते हैं डेटर मेथड में। सर डेटर मेथड, इसमें क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा भैया डेटर मेथड से हमको अकाउंटिंग करनी है, या बोलेगा प्रिपेयर, कुछ लाइंस बोलेगा जिससे हम समझ जाएंगे कि वो डेटर मेथड, देखो कैसा होगा। अंडर दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन सेपरेट ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस क्या करता है, मेंटेन करता है सेपरेट ब्रांच अकाउंट फॉर ईच ब्रांच विच अपीयर एज डेटर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। का हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करेगा। हेड ऑफिस की बुक में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ब्रांच अकाउंट ओपन होगा, जैसे ये हेड ऑफिस है, ठीक है अपना। फिर उसके बाद मान लो मेरी कोटा में ब्रांच है तो मैं कोटा ब्रांच अकाउंट ओपन कर दूंगा, उदयपुर में ब्रांच है उदयपुर ब्रांच अकाउंट ओपन कर दूंगा, जैसलमेर में जैसलमेर ब्रांच अकाउंट ओपन कर दूंगा, जोधपुर में जोधपुर ब्रांच अकाउंट ओपन कर दूंगा, दिल्ली में दिल्ली ब्रांच अकाउंट ओपन कर दूंगा। तो हर एक ब्रांच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट ब्रांच अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। और इसको सर विच अपियर एज अ डेटर क्यों बोला, मैंने कहा डेटर तो ऐसा है कि डेटर्स क्या होता है सर, डेटर्स को हम पहले माल बेचते हैं और फिर उससे कलेक्शन करते हैं। सेम वैसे ही ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच में हम ब्रांच को पहले पैसा पहुंचाते हैं, माल पहुंचाते हैं, एसेट्स पहुंचाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, वो ब्रांच से जो भी कलेक्शन होता है वो हेड ऑफिस अपने पास रख लेती है, सिंपल। Hence, the HO has the right to claim the money arising out of the operation carried out by the branch after meeting the necessary expenses of branch. तो branch के लगे हुए खर्चे काट लो, बाकी पैसा मेरे को दे दो, सिंपल। Primarily, HO adopt the dater method or synthetic method for its dependent branches, accounting which generally small scale and size का ये जो HO अडॉप्ट करता है, डेटर मेथड कब अडॉप्ट करता है, कौन सी डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए करता है, विच जनरली स्मॉल स्केल एंड साइज, जो छोटे साइज की ब्रांचेस होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, डेटा बहुत कम होते हैं तो वो डेटा मेथड से रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेटा बड़े होंगे तो स्टॉक एंड डेटा मेथड आ जाएगा। ओके, तो कम डेटा है, छोटी साइज की ब्रांचेस हैं, एचओ क्या कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, एचओ हर एक के लिए सेपरेट ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, और ये क्या कर रहे हैं सर, इसको ही बोलते हैं डेटर मेथड।
तो क्या बोला का, दो लेजर अकाउंट यहाँ पे बनेंगे, एक तो ब्रांच अकाउंट और दूसरा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। किसकी बुक्स में? बुक्स ऑफ एचओ, एचओ की बुक्स में, बुक्स ऑफ एचओ, ब्रांच अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है जी, वो ब्रांच अकाउंट बनेगा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अपने आप उसके साथ साथ बन जाना है। इन द ब्रांच अकाउंट ओनली द ट्रांजेक्शन बिटवीन द एचओ एंड ब्रांच आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? सुनना, कहा एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। तो आप देखो जरा, एक एचओ है, ये ट्रांजेक्शन कर रही है किसके साथ? ब्रांच के साथ। ब्रांच को माल भेजना, ब्रांच से वापस माल रिटर्न रिसीव करना, ब्रांच को पैसे भेजना, ब्रांच के यहाँ जो भी कलेक्शन हुआ है वो एचओ को रिसीव होना। तो मतलब किसके बीच के ट्रांजेक्शन? एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट कहा कि डिपेंडेंट ब्रांचेस है, डेटर मेथड है, हम क्या करेंगे? सेपरेट ब्रांच अकाउंट ओपन करेंगे। ब्रांच अकाउंट में डेटा कौन से रिकॉर्ड करने हैं? सर ब्रांच अकाउंट में डेटा रिकॉर्ड करने हैं एचओ और बीच के ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ब्रांच और थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन क्या होंगे? नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ओके, तो एचओ और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन है उनको तो क्या करना है? टू बी रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट। लेकिन ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन को नॉट टू बी रिकॉर्डेड, not to be recorded in branch account, not to be recorded in branch account, in the branch account. Okay sir. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हो जो किसके बीच में हुआ हो? ब्रांच एंड अदर ब्रांच। एक ब्रांच से अगर दूसरे ब्रांच के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ हो तो क्या इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? कहा हाँ, इसको रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, ब्रांच और अदर ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना होगा, ये मानते हुए कि बीच में क्या आ रहा है? इन दोनों ब्रांच को जोड़ने वाला कौन है? एचओ। मतलब दो भाई है, दो भाई को जोड़ने वाला कौन है? उनके मम्मी पापा, तभी तो वो दोनों भाई है ना? ठीक है, समझना है? तो एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से जोड़ने वाला कौन है? एचओ है। तो कहा अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को माल भेज रही है या उससे माल वापस रिसीव हो रहा है, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ब्रांच अकाउंट में तो केवल ये बोला था ना कि ब्रांच और एचओ के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, ब्रांच और अदर ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप ये मानेंगे कि भैया ये ब्रांच का डील इस एचओ से हो रहा है और इस ब्रांच का डील इस एचओ से हो रहा है। ओके, इस तरीके से आपको ट्रीट करना होगा। तो टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये देखना, तो जब भी बोला भैया एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनके आपस में डील हो रहा है, तो हमेशा बीच में एचओ जरूर आएगा। आगे बढ़ो, चलिए समझ में आया क्या? वापस बोलूं, सर डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग देख रहे हैं जिसमें भी डेटर मेथड देखा जा रहा है। डेटर मेथड कह रहा है कि हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट ब्रांच अकाउंट ओपन किया जाएगा। ओके, फिर उसमें ट्रांजेक्शन कौन कौन से रिकॉर्ड होंगे? ब्रांच और एचओ के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। ब्रांच और थर्ड पार्टी, मतलब ब्रांच ने अपने लेवल पे क्रेडिट सेल किया, कैश सेल्स किया, ब्रांच ने अपने लेवल पे खर्चे किए, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने खर्चा भेजा ब्रांच को, वो रिकॉर्ड होगा। ब्रांच ने कलेक्शन भेजा एचओ को, वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन ब्रांच अपने लेवल पे जो काम कर रहा है जिसमें हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। सिंपल, कोई भी बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसा होता है? केवल खुद का होता है ना। अब अखिलेश की बुक्स होगी तो अखिलेश की रिकॉर्डिंग होगी, कॉमर्स एजुकेटर की बुक होगी तो कॉमर्स एजुकेटर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। वैसे ही बुक्स ऑफ एचओ यूज कर रहे हो तो एचओ कह रहा है मैं मेरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा। सिंपल। लेकिन आप ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हेड ऑफिस कह रहा है मैं रिकॉर्ड करूंगा, तुम दोनों मेरे ही तो हो, है ना, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, ओके, डन। चलिए, तो सर यहां से यहां वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। ब्रांच का अगर थर्ड पार्टी से कोई हो रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो।
वो अपने आप इसमें एडजस्ट हो जाएगा। सर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ब्रांच भी तो हेड ऑफिस का ही पार्ट है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाने का, अपने आप हो जाएगा। हेड ऑफिस ने इसको पैसा भेजा ना, अब इसको खर्च कर रहा है तो 2 बार रिकॉर्ड क्यों करना। मैंने पैसा इसको भेजा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं, ठीक है ना, वीकली पैसे देते हैं, ठीक है। जैसे ही मुझे पैसे देते हैं ना, 1000 रुपए, समझना एक बार, 1000 रुपए मुझे पैसा दिया, उन्होंने अपने यहाँ पे एंट्री डाल दिया, भैया 1000 रुपए हो गए खर्चा। मेरे को देते वो खर्चा लिख देते, ठीक है, मेरे को देते वो खर्चा लिख देते, समझ में आया? अब मैं आगे जाके जब खर्च कर रहा हूं तो मैं फिर खर्चा रिकॉर्ड करूंगा क्या, या मैं आगे जाके फिर खर्च कर रहा हूं तो पापा फिर खर्चा रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। सेम वही चीज है यार, सेम वही चीज है। तुम्हारे घर वाले तुमको पैसा देते हैं, देते हैं, जैसे ही तुमको पैसा देते हैं वो तुमको कहते हैं कि भैया ये एसेट तो मानते ही नहीं है तुमको, तुमको बोलते हैं ये लो खर्चा हो गया, खत्म बात, खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद तुम जब वापस खर्चा करते हो तो क्या करते हैं, वापस थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, हो गया ठीक है नक्की, चलिए डन। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आया सर, ठीक है डन। ओके, आगे देखो फिर क्या कहा, अंडर दिस मेथड ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, छोड़ो। ब्रांच नॉमिनल अकाउंट, हाँ सर ऐसा कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस बताता है वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है, ठीक है। का गुड्स कैसे भेजा जा सकता है, अगेन एट कॉस्ट, कॉस्ट पे भी माल भेज सकते हो, या इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भी माल भेज सकते हो। सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे करेंगे तो फिर लोडिंग वाला झमेला आएगा ना, जहां जहां सर हमने आज तक देखा है, जहां जहां इनवॉइस पे माल भेजा है तब तब लोडिंग का झमेला आया है। कंसाइनमेंट देख लो, इनवॉइस पे माल भेजते थे, लोडिंग हटाते थे कि नहीं हटाते थे, हटाते थे सर। उसमें हायर परचेज में स्मॉल वैल्यू आइटम्स में देख लो, अगर आईपी पे रिकॉर्ड करते थे तो लोडिंग हटाते थे कि नहीं हटाते, हटाते थे सर, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे क्या है सर, मोटा मोटी, मोटा मोटी क्या, मैं यहां पर आपको नॉट ट्रांजेक्शंस बताऊंगा, यही ट्रांजेक्शन एग्जाम में आएंगे। ओ सर इन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तुमको आना चाहिए, बस डेटर मेथड खत्म हो जाएगा, बस डेटर मेथड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिंपल। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये नॉट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना आ गया कि आप ब्रांच अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको डेटर मेथड आएगा। सर इतना सा है, हाँ इतना सा यार, सिर्फ 9 मेथड, सॉरी 9 ट्रांजेक्शन। ओके, क्या गया सुनना, सबसे पहले फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग एसेट एट जयपुर ब्रांच, अब जयपुर ब्रांच है तो भैया हम जयपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, जयपुर ब्रांच है तो हम जयपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। पहली बात तो ये, हर ब्रांच के लिए सेपरेट ब्रांच अकाउंट बनेगा। सर हमारे कितनी ब्रांच अकाउंट बनाने का, अरे तुमको एक ही आएगा, इतना टाइम नहीं होता उनके पास, एक ही ब्रांच अकाउंट बनाने को बोलेंगे, ठीक है। हद से हद कभी क्वेश्चन आया तो 2, मुझे लगता नहीं आएगा क्या। चलिए क्या क्या रिकॉर्ड करना, ओपनिंग एसेट्स को रिकॉर्ड करना, जयपुर ब्रांच के पास क्या क्या ओपनिंग एसेट है। अब ओपनिंग एसेट कहां से आएगी, तुमने ही तो पैसा भेजा होगा, उसी से तो एसेट खरीदी होगी, या तुमने कोई डायरेक्टली एसेट ट्रांसफर कर दिया होगा, वो सब एसेट जयपुर ब्रांच के पास है। तो जयपुर ब्रांच के पास जो भी ओपनिंग एसेट है वो रिकॉर्ड करोगे। जो ओपनिंग लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी मतलब उसने अपने लेवल पे कोई परचेज वगैरह किया हो, ठीक है ना, कोई अमाउंट देना बाकी रहा होगा, तो वो ओपनिंग लाइबिलिटीज आप रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा सर 9 में से 4 आइटम तो यही हो गए, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लाइबिलिटीज। अच्छा सर, तो मैं है ना तुम्हारे लिए लिख के दे रहा हूं, फिर तुम साथ साथ क्या मार लेना, कॉपी मार लेना। अभी रुक के थोड़ा सा कॉपी, पहले पूरे 9 लिख लेना, पूरा समझने पे फोकस करना, बाद में तुम क्या करना, फिर कॉपी मारना। तो 4 आइटम मुझे रिकॉर्ड करने हैं, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है जी। मैं लिखता हूं जयपुर ब्रांच अकाउंट में, देखो जरा, लिखो मेरे साथ साथ, क्या लिखें सर, सर ओपनिंग एसेट, अभी लॉजिक भी समझाऊंगा क्यों, है ना, क्यों लिखा जा रहा है, पहले सिर्फ समझ लो कि क्या है। 9 में से 4 चीजों को मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। सबसे पहले ओपनिंग एसेट, डेटर होता है ना, तो डेटर का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है। डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल होता है, समझ के चलना, ठीक है। तो ब्रांच अगर आज बंद हो जाए, आज अगर ब्रांच बंद कर दिया जाए, तो मुझे उससे क्या क्या कलेक्ट होना है, क्या क्या कलेक्ट होना है। तो जो चीज आनी है वो किधर रिकॉर्ड होगी सर, डेबिट साइड में। रिसीवेबल्स किधर रिकॉर्ड होते हैं सर, उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो
अगर आज ब्रांच बंद हो जाए ओपनिंग में, तो मेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं जिनसे मेरे को कलेक्शन होना है, पैसा आना है, डेबिट बैलेंस। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो ये डेबिट में लिखने से क्या होगा कि इतना पैसा मुझे ब्रांच से कलेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर, नंबरिंग भी लगा रहा हूँ साथ साथ। नंबरिंग कौन सा मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है। क्या क्या एसेट्स हो सकती हैं सर? स्टॉक हो सकता है, ब्रांच के पास कोई स्टॉक हो सकता है, ब्रांच के अपने डेटर्स हो सकते हैं, मतलब ब्रांच ने उधारी माल बेचा होगा तो ब्रांच के डेटर्स भी तो होंगे। अब वो डेटर्स से जब कलेक्शन आएगा तो मुझे ही तो पैसा मिलेगा, मैं कौन? हेड ऑफिस। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट बना किसकी बुक्स में रहे? बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके, फिर उसके बाद पैटी कैश, पैटी कैश। फिर उसके बाद सर पैटी कैश, पैटी कैश मतलब छोटा मोटा बैलेंस, कैश बैलेंस भी एसेट होता है, पैटी कैश बैलेंस भी एसेट ही होता है, तो मैं दोनों लिख दूंगा। एक काम करता हूं, जनरली पैटी कैश होता है लेकिन अगर कैश भी हुआ तो भी ठीक, कैश हुआ पैटी कैश हुआ दोनों लिख देता हूं। ओके, फिर उसके बाद कोई फिक्स एसेट हुआ, कोई फिक्स एसेट हुआ, उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा, मतलब मैंने ब्रांच ही उठा दिया, ब्रांच मैंने खुद का, पता है मैंने हेड ऑफिस ने बड़े दिल से पैसा भेजा था, पूरे 5 करोड़ रुपए भेजकर वहां पर मैंने उस प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टी पे ब्रांच रन कर रहा था, किराए पे नहीं थी। तो अब वो प्रॉपर्टी बेचूंगा उससे भी तो पैसा आएगा। ओके सर, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ब्रांच ने क्या कर रखे हैं, कुछ खर्चे एडवांस पे कर रखे थे, तो अगर आज बंद हो जाते तो उसके अगेंस्ट में मैं पैसा रिसीव कर लूंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस में जनरली वापस क्या मिलता है, सर्विसेज मिलती है, गुड्स मिलता है, लेकिन ठीक है वो भी एसेट तो होता ही है ना। ओके, तो ये मेरी एसेट्स है, तो अगर मैंने आज ब्रांच क्लोज कर दी तो इतना पैसा मुझे उससे मिलेगा, इसीलिए मैं ब्रांच का क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, डेबिट बैलेंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना पैसा ब्रांच से मुझे मिल जाएगा। वहीं साथ ही साथ लाइब्रेरीज भी रिकॉर्ड करो कि भैया ब्रांच की लाइब्रेरीज क्या क्या है, ब्रांच के रिगार्डिंग मुझे किस किस को कितना कितना देना है, किस किस को कितना कितना देना है, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ओपनिंग में है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग में ओपनिंग लाइब्रेरीज, ओपनिंग लाइब्रेरीज सेकेंड नंबर। क्या क्या आएगा सर, ब्रांच के कोई क्रेडिटर्स वगैरह हो, परचेज किया होगा उधारी तो मुझे पैसा देना है, तो आज अगर ब्रांच बंद हो जाएगी तो क्रेडिटर्स का पैसा मेरे तरफ से हो जाएगा, इन्हीं एसेट्स में से तो क्रेडिटर्स का पेमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल सर, इन्हीं एसेट्स में से क्रेडिटर्स का पेमेंट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो उनका पेमेंट भी कौन करेगा? सर हेड ऑफिस ही तो करेगा। आज अगर ब्रांच बंद हो जाती है तो ये एसेट्स बेचने से हेड ऑफिस को पैसा मिल जाएगा और इन लाइब्रेरीज का पेमेंट हेड ऑफिस को ही करना पड़ेगा। तो जितना पैसा आना है वो हेड ऑफिस क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितना पैसा उसकी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिंपल। अब सेम ये, अब ब्रांच आज तो बंद हुआ नहीं तो क्लोजिंग में मामला जाएगा, साल के एंड में मामला जाएगा, साल के एंड में हम क्या करेंगे, साल के एंड में हम क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग एसेट्स, डेबिट बैलेंस जो क्लोजिंग होता है वो इस तरफ लिखा जाता है, याद है ना, डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, क्लोजिंग में क्या क्या आएगा, क्लोजिंग में अच्छा नंबरिंग कौन सा है इसका ट्रांजेक्शन का, 1 2 देन 7 8, 7 पे क्लोजिंग एसेट्स है, 7 पे क्लोजिंग एसेट, हम एकदम नंबर से याद करेंगे, हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्रॉपर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। क्या क्या चीजें, स्टॉक, डेटर, वही कैश, पेटी कैश, ये सब चीजें आएंगी, फिक्स एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब चीजें यहां पर आएंगी। ओके सर, ठीक है, डन, ये मैंने रिकॉर्ड कर दी। बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेवंथ नंबर पे, सेवंथ नंबर पे ऐसे ही क्या कर दूंगा, क्लोजिंग लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर दूंगा, 8 नंबर वाला ट्रांजेक्शन, क्लोजिंग लाइबिलिटीज टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, मैं यहां पे रिकॉर्ड कर देता हूं, टू बैलेंस कैरेट डाउन,
टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग में तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग में लिखा जाता है टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्या क्या? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिटर्स हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, लिख दिया हमने, डन। आगे बढ़ते हैं। तो सर 9 में से 4 ट्रांजेक्शन तो हो ही गया। अच्छा एक और लॉजिक तुमको बताता हूँ। अच्छा इस ब्रांच अकाउंट से तुम क्या पता करते हो? सर ब्रांच से तो हम है ना P&L प्रॉफिट लॉस पता करते हैं। बिल्कुल, उस प्रॉफिट लॉस को अगर प्रॉफिट आया तो उधर लिख दूंगा। किधर ट्रांसफर कर देंगे? जनरल P&L अकाउंट में। हर ब्रांच के अलग अलग प्रॉफिट आएंगे, उन सब ब्रांच के प्रॉफिट को आप अपने कंपनी के P&L अकाउंट में लिखाओगे क्रेडिट साइड में, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखाओगे बाय, प्रॉफिट ऑन ब्रांच जयपुर ब्रांच, प्रॉफिट ऑन जैसलमेर ब्रांच, प्रॉफिट ऑन कोटा ब्रांच एटसेट्रा। तो टू जनरल P&L अकाउंट किधर ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट जनरल P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट इफ एनी। सर नुकसान हुआ तो? अच्छा ये प्रॉफिट इन एनी ही अपना क्या है? 9th आइटम है, 9th आइटम है। अच्छा और नुकसान हुआ तो? नुकसान हुआ तो इधर आएगा, नुकसान हुआ तो बैलेंसिंग में इधर आ जाएगा। ठीक है, बाय जनरल P&L नुकसान होगा तो भी ट्रांसफर तो वही कंपनी के P&L में ही ट्रांसफर होगा, जनरल P&L, कंपनी का P&L जनरल P&L। ठीक है, लॉस इफ एनी, लॉस इफ एनी, ये हो गया 9th ट्रांजेक्शन। मतलब सर 9 ट्रांजेक्शन में से आपने क्या किए हैं? 5 तो हमको बता ही दिए, 5 तो हमको बता दिए, 5 में तो कुछ मतलब ही नहीं था। अब बचे सिर्फ 4। अरे सर ये तो बहुत आसान है सर, लेकिन ये कैसे हुआ? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मैं कहा अजीब मत लगे, नहीं लगेगा। तुम सोचो एक बार, ये तुमने ओपनिंग एसेट लिखा, ये तुमने ओपनिंग लायबिलिटी लिखा, क्या एसेट माइनस लायबिलिटीज ओपनिंग कैपिटल नहीं हो गया? बिल्कुल सर, ओपनिंग कैपिटल हो गया। ऐसे ही यहां पे लास्ट में तुमने क्लोजिंग एसेट्स रिकॉर्ड किया और क्लोजिंग लायबिलिटीज रिकॉर्ड किया, तो क्या इनका नेट क्लोजिंग कैपिटल नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। अब देखा जाए तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सर प्रॉफिट और लॉस। बस, क्या इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस देख सकता हूं? अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कोई और आइटम नहीं है अपने पास, तो क्लोजिंग कैपिटल मेरी मान लो 1.5 लाख है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी, 50,000 मैंने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? सिंपल, 50,000 मैंने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? बिल्कुल कमाया। तो मैंने क्या कर लिया? अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करके डिफरेंस पता कर लिया, वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अभी केवल ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, साल भर में ट्रांजेक्शन्स भी तो हुए होंगे एच और ब्रांच के बीच में, उनको भी रिकॉर्ड करना होगा आपको। ओके सर, क्या क्या रिकॉर्ड होंगे? सुनो, 3rd नंबर पे फॉर गुड्स सेंड टू जयपुर ब्रांच, एचओ ने क्या किया है? जयपुर ब्रांच को माल भेजा है, या अदर ब्रांच ने क्या किया? जयपुर ब्रांच को माल भेजा। तो मैंने कहा एचओ भेजे ब्रांच को तब भी रिकॉर्ड करना है, कोई दूसरा ब्रांच अगर ब्रांच को भेजे तब भी रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि ये मानना है कि बीच में क्या है? एचओ है। कोई ब्रांच अगर दूसरा ब्रांच को माल भेजता है तब भी क्या मानना? बीच में कौन है? एचओ है। हमको सिर्फ ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड करने होते हैं? एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। तो गुड सेंड टू जयपुर ब्रांच, जयपुर ब्रांच के पास माल रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है तो डेबिट द रिसीवर। जयपुर ब्रांच को रिसीव हुआ ना, डेबिट द रिसीवर, डेबिट साइड में लिख दो। टू, वैसे भी जब माल भेजते हैं, जैसे कंसाइनमेंट में माल भेजा तो कंसाइनमेंट में लिखते थे ना, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ज्वाइंट वेंचर में भेजा तो टू गुड सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर। लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हैं सर। वैसे ही ब्रांच में अगर आप माल भेज रहे हो तो टू गुड सेंट टू ब्रांच, टू गुड सेंट टू ब्रांच। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, कौन सा नंबर ट्रांजेक्शन है? 3rd नंबर ट्रांजेक्शन। कौन कौन सा रिकॉर्ड होगा? अगर एचओ ने भेजा है, अगर एचओ ने भेजा है जयपुर ब्रांच को तब भी रिकॉर्ड होगा। कोई अदर ब्रांच ने अगर भेजा है, कोई अदर ब्रांच ने अगर भेजा है किसको? जयपुर ब्रांच को, तब भी रिकॉर्ड होगा, तब भी रिकॉर्ड होगा। ओके सर, तो एचओ भेजे
जयपुर ब्रांच को तब भी रिकॉर्ड किया, कोई दूसरा ब्रांच भेजेगा जयपुर ब्रांच को, तब भी हम जयपुर ब्रांच के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल, डेबिट द रिसीवर, जयपुर ब्रांच को मिल रहा है ना, डेबिट साइड में हमने इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन कौन सा? फोर्थ नंबर, गुड्स रिटर्न बाय जयपुर ब्रांच। जयपुर ब्रांच क्या कर सकता है? वापस माल लौटा सकता है। किसको? एचओ को लौटा सकता है, किसी अदर ब्रांच को लौटा सकता है, बिल्कुल। और जयपुर ब्रांच डेटर टू एचओ डायरेक्टली, जयपुर कभी कभी ये स्पेशल है ना, ये स्पेशल जयपुर ब्रांच के डेटर ने एचओ को डायरेक्टली माल लौटा दिया। मतलब हुआ क्या, ब्रांच डेटर ने माल किसको लौटाया? सर ब्रांच डेटर ने माल लौटाया किसको? सर ब्रांच डेटर ने माल लौटाया किसको? एचओ को लौटा दिया। भैया तुम लेके तो कहां से गए थे? ब्रांच के यहां से माल लेके गए थे। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना घटिया माल बेचा है इसने कि ब्रांच डेटर ने डायरेक्ट एचओ को माल लौटा दिया, डायरेक्ट एचओ को माल लौटा दिया। तो भैया हम क्या करेंगे? मैंने कहा हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मैंने कहा हम रिकॉर्ड ऐसे करेंगे कि ब्रांच डेटर ने, ये मान के चलना, बीच में कौन आएगा? बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा इनके ब्रांच। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानना कि ब्रांच डेटर ने अगर एचओ को माल डायरेक्टली भेजा है तो भैया ये मत मान लेना कि है ना फिर ये ब्रांच और एचओ के बीच का ट्रांजेक्शन नहीं है। नहीं, ब्रांच कहेगा भाई ऐसे कैसे, मेरी बात नहीं है, मेरी बात है, मेरे यहां से माल गया था, ठीक है ना, अब उस बंदे ने तुमको डायरेक्टली माल भेजा है तो मैं इन्वॉल्व क्यों नहीं होऊंगा। तो भैया ब्रांच डेटर माना क्या जाएगा? ब्रांच डेटर ने ब्रांच को माल भेजा और ब्रांच ने एचओ को माल भेजा। ऐसे डायरेक्टली ना ब्रांच डेटर पहुंच गया, ऐसा काम नहीं चलेगा। अकाउंटिंग में यही जाएगा कि भैया ब्रांच डेटर ने ब्रांच के पास माल दिया और ब्रांच ने एचओ के पास माल दिया है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ब्रांच एचओ को माल भेज रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ब्रांच एचओ को माल भेज रहा है, इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, डिपार्टमेंट में भी तुमने देखा था, डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर करते थे ना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तब भी क्या होता था? ध्यान देना, उसमें भी जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता था, जिसको रिसीव होता था उसके डेबिट में होता था। सेम भाई, जब जयपुर ब्रांच को रिसीव होगा तो उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब जयपुर ब्रांच खुद ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा? उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सर ये स्पेशल है, जयपुर ब्रांच के डेटर ने एचओ को दिया है, तो जयपुर ब्रांच के डेटर हम मानेंगे पहले जयपुर ब्रांच को दिया, फिर जयपुर ब्रांच ने किसको दिया? एचओ को दिया। डन, चलिए। ओके सर, ओके, देखो कैसे होगा। कहां रिकॉर्ड करेंगे सर? इधर रिकॉर्ड करेंगे, इस तरफ, इस तरफ बाय। अच्छा थोड़ा सा दो लाइन छोड़ कर है ना, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। दो लाइन क्यों छोड़ा है बताऊंगा। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लिखना यही है, हाँ लिखना यही है। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, आया तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गया तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या क्या रिकॉर्ड होगा? वो सारे ट्रांजेक्शन जयपुर ब्रांच से एचओ अगर माल जा रहा हो, जयपुर ब्रांच से अदर ब्रांच माल जा रहा हो, जयपुर ब्रांच डेटर जयपुर ब्रांच डेटर ने डायरेक्ट एचओ को माल दे दिया हो। स्पेशल, जयपुर ब्रांच डेटर ने एचओ को दे दिया तो मानेंगे जयपुर ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को दिया। और हम कौन सा वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं? तुम ये मत देखना ब्रांच डेटर एचओ को दे रहा है तो हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, हम रिकॉर्ड करते हैं किसका? ब्रांच और एचओ के बीच में ट्रांजेक्शन। तो हम कहेंगे ब्रांच डेटर पहले ब्रांच जाएगा और फिर ब्रांच से एचओ जाएगा। तुम तो बोल दो भैया डायरेक्ट मतलब पहले ब्रांच के पास जा, तू ब्रांच भेज, हम अपने आप ब्रांच से मंगवा लेंगे, पंचायती मत कर ज्यादा, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ब्रांच डेटर ने अगर एचओ को डायरेक्ट भेजा तो तुम मानना ब्रांच डेटर से पहले ब्रांच आया फिर ब्रांच से एचओ गया। तो हम इस ट्रांजेक्शन के ये वाले पार्ट को रिकॉर्ड करें कि ब्रांच ने एचओ को माल भेजा है, ठीक है। चलिए, हो गए सर 4। अब बचे कितने सर? 4 तक हो गया ना। फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एचओ फॉर जयपुर ब्रांच। ओके, जयपुर ब्रांच के लिए एचओ ने खर्चा किया या फिर खर्चा करने के लिए पैसा भेज दिया।
अल्टीमेटली एचओ का पैसा लग गया ना, तो एचओ क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेगा क्या, 2 लाइन छोड़कर लिखना, 2 लाइन छोड़कर लिखना, टू कैश और बैंक। पैसा गया ना, खर्चा हुआ ना, कंसाइनमेंट में भी खर्चा होता, मैंने कहा ब्रांच जब पढ़ेंगे तो थोड़ा कंसाइनमेंट का टच दूंगा, थोड़ा डिपार्टमेंटल का टच आया, ऐसे ही है ना, ऐसे ही चलेगा। तो कंसाइनमेंट में क्या लिखते थे, कंसाइनर खर्चे करता था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करते थे ना, सेम वैसे ही ब्रांच में भी क्या कर रहे हो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कर रहे हो। 5th नंबर, तो खर्चा आप चाहे डायरेक्टली आप खर्चे का पेमेंट कर रहे हो, या आप खर्चा करने के लिए वो पैसा ब्रांच को भेज रहे हो, दोनों में ही आप क्या करोगे, आपके पास से तो पैसा गया ना, तो टू कैश और बैंक, और वो पैसा किसके नाम गया, किसके नाम लिख रहे हैं, सर जयपुर ब्रांच। अब मेरे घर में ना हम दो भाई हैं, तो क्या होता है, जब मेरे को पापा पैसा देते हैं तो मेरे नाम लिखते हैं, भाई को पैसा देते हैं तो क्या करते हैं, भाई के नाम लिखते हैं, समझ में आया? तो उनके पास पापा कहते हैं मेरे पास तो गया ना पैसा टू कैश बैंक, ठीक है ना, तो तुम खर्चा करो या तुम खर्चा करने के लिए लो, ये तुम्हारे नाम जाएगा, तुम्हारे नाम। हम कहते हैं हमारे नाम क्यों लिख रहे हो, क्या नहीं जाएगा तुम्हारे नाम ही, ठीक है। वो तो मैंने कहा घर में खर्चा हुआ है, नहीं तुम्हारे नाम जाएगा। तो समझ में आया, तो जिस ब्रांच के यहाँ खर्चा हुआ है या खर्चा करने के लिए तुम उसको पैसा दे रहे हो, उस ब्रांच के डेबिट साइड में लिख दो टू कैश और बैंक, सिंपल। ओके, बड़े होके पता चला हमारे पापा ब्रांच अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद 5th के 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है सर फॉर कैश रेमिटेंस। अब ब्रांच भी तो क्या करते हैं, एचओ को पैसा ले जाके देता है कि नहीं देता है, बिल्कुल एचओ को पैसा ले जाकर देता है, ठीक है ना। तो जितना ब्रांच के यहाँ पे खर्चा वर्चा लगा दिया, ब्रांच ने अपने खर्चे कर लिए, उसके बाद नेट पैसा जो एचओ के पास पहुंचेगा वो तो एचओ तो वही मानेगा, तो सिंपल 6 नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगेन 2 लाइन छोड़कर। ये 2 लाइन का क्या झमेला है सर, बताएंगे क्या लिख दोगे, बाय बैंक, बाय बैंक, ओके, बाय बैंक अकाउंट। कौन सा नंबर, 6 नंबर, रेमिटेंस बाय, ये क्या है, रेमिटेंस बाय, रेमिटेंस टू एचओ लिख देते हैं, रेमिटेंस टू एचओ, ओके। जो कलेक्शन है वो क्या किया जा रहा है, एचओ को भेजा जा रहा है, ठीक है, जगह थी लिख दिया। तो सब रिकॉर्ड कर दिया हमने, सब रिकॉर्ड कर दिया। क्या देखो, फर्स्ट नंबर पे ओपनिंग एसेट, सेकंड नंबर पे ओपनिंग लाइबिलिटीज, थर्ड नंबर पे क्या किया, जो ब्रांच को माल भेजा, एचओ ने ब्रांच को भेजा या अदर ब्रांच ने ब्रांच को भेजा। फिर फोर्थ नंबर पे जो ब्रांच ने वापस लौटाया, किसको, एचओ को या अदर ब्रांच को, या ब्रांच के डेटर ने डायरेक्टली एचओ को लौटाया, स्पेशल केस था। 5th नंबर पे ब्रांच को पैसा भेज रहे हैं तो टू कैश बैंक, ब्रांच हमें पैसा भेज रहा है तो बाय बैंक, पैसा आ गया बैंक और डेबिट टू ब्रांच, सिंपल है ना, पैसा आ रहा है तो बैंक टू गिवर कौन, ब्रांच, ओके। 7th नंबर पे क्लोजिंग एसेट, 8 नंबर पे क्लोजिंग लाइबिलिटीज और 9 नंबर पे प्रॉफिट और लॉस, सिंपल। अब बात आती है कि सर ये दो दो लाइन क्यों छोड़ी गई है, तो सुनो, दो दो लाइन क्यों छोड़ा गया, खूब जगह है मेरे पास, हाँ खूब जगह भैया लिखने के लिए, कुछ ज्यादा ही जगह छोड़ दी है मैंने, कोई ना, आराम से एकदम खुला खुला लिखेंगे ना। थोड़ा सा, हाँ इधर शिफ्ट कर देते हैं, और इसको थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है सफिशिएंट जगह है तुम्हारे भी, आराम से लिख सकते हो, है ना, आराम से लिख सकते हो। सर लिखना क्या है, मैंने कहा सुनो, अगर चीजें हाईलाइट करता हूं, क्या क्या, कुछ चीजें, स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, शायद कोई समझ भी रहा होगा, स्टॉक। तो अगर क्या होगा, आप जो ब्रांच को माल भेजते हो, अगर आप कॉस्ट पे ना भेजकर कॉस्ट में कुछ अमाउंट जोड़ करके आईपी पर माल भेजते हो, तो अगर आप आईपी पर माल भेजते हो, मैं यहां लिख देता हूं आईपी, अगर आप आईपी पर माल भेजते हो तो ऑब्वियसली उसके पास जो स्टॉक होगा, स्टॉक का वेरिएशन वो किस पे होगा, आईपी पर होगा, बिल्कुल। अगर आपने आईपी पर माल भेजा है तो लौट के भी किस पे आएगा, आईपी पे आएगा।
ठीक है, फिर उसके पास स्टॉक में जो रहेगा वो भी किस पे रहेगा, आईपी पे रहेगा। बट हमको क्या करना होगा, अगर आपने आईपी पे लिखा है तो हम यहां पर क्या करेंगे, उसका लोडिंग हटाएंगे। क्या हटाएंगे, उसका लोडिंग हटाएंगे। वापस वापस अगर आपने आईपी पर माल भेजा है, ब्रांच को जो माल भेजा है वो किस पे भेजा है, इनवॉइस प्राइस पर भेजा है, तो उसके पास जो स्टॉक रहेगा वो किस पर रहेगा, तो उसके पास जो स्टॉक रहेगा ना वो आईपी पर रहेगा। उसके पास जो स्टॉक रहेगा वो किस पर रहेगा, आईपी पर रहेगा, क्योंकि आपने जो माल भेजा था आईपी पर भेजा था। जो लौट के आएगा ऑब्वियसली वो भी किस पर आएगा, आईपी पर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी ऑब्वियसली किस पर रहेगा, आईपी पर रहेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा भैया, 100 रुपए वाला माल आपने 20 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हुए क्या किया, आईपी 120 रुपए पर भेजा। बट मुझे क्या लिखना था, मुझे तो कॉस्ट लिखना था यहाँ पे। तो अब अगर मैंने यहाँ पर 120 ऑब्वियसली रिकॉर्ड कर दिया है, तो मुझे 20 क्या लिखना होगा, ऑपोजिट साइड में लिखना होगा। कंसाइनमेंट में सीखा है अपन ने, ठीक है ना, 20 ऑपोजिट साइड में लिखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, लोडिंग हटा देता हूं, लिख देता हूं क्या, बाय। ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या लिखते हैं सर, स्टॉक के लिए लिखते हैं स्टॉक रिजर्व, स्टॉक के लिए लिखते हैं स्टॉक रिजर्व। ओके, स्टॉक रिजर्व, ठीक है जी। लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो बस इसके लिए मैंने आपसे जगह छुड़वाया था। ऐसे ही जो माल भेजा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, उसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड में, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। याद है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसकी लोडिंग कैसे हटती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नाम से हटती है। सेम वही चीज लिख दिया, क्या, लोडिंग ऑन, लोडिंग ऑन किस पर, गुड्स सेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, ठीक है जी। अच्छा सर, जो लौट के आया बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसकी लोडिंग इस तरफ हटा दो, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओके, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ओके, ये कौन सा लोडिंग हुआ सर, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न। सर इसके लिए आपने नंबरिंग नहीं लगाया, हाँ इसके लिए मैंने कोई नंबर नहीं, लोडिंग ही तो हटानी, इकाई का नंबर लगाऊं, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी अगर लोडिंग हटानी है तो क्या, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व क्या लिखोगे, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, डन हो गया। ये लो जी, तैयार है आपका ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड, है ना, बड़ा सिंपल है, सिर्फ 9 ट्रांजेक्शन के बारे में अपने को सोचना है, ठीक है, 9 ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। क्लियर है क्या, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जैसे जगह है तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट आप बना सकते हो। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट अगर आप बनाते हो, क्वेश्चन वाला अगर बोलता है गुड्स एंड टू ब्रांच, तो आप क्या क्या चीजें इसमें रिकॉर्ड करोगे, जो जो आपने यहाँ ऊपर देखा ब्रांच अकाउंट के अंदर वो सब आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में। क्या क्या सर, देखो सबसे पहले थर्ड नंबर पे आपने लिखा था टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो उसके लिए लिख देना बाय जयपुर ब्रांच, बाय जयपुर ब्रांच, बाय जयपुर ब्रांच। क्या लिखोगे, गुड्स एंड गुड्स सेंट, ठीक है। जो भी वैल्यू है, कॉस्ट है तो कॉस्ट, आईपी है तो आईपी। अगर आपने आईपी पे रिकॉर्ड किया है, अगर आपने आईपी पे रिकॉर्ड किया है तभी लोडिंग हटेगा, अदरवाइज लोडिंग नहीं हटेगा। अगर आपने
आईपी पे रिकॉर्ड किया है तभी लोडिंग हटेगा, अदरवाइज लोडिंग अमाउंट नहीं हटेगा। देखो मैंने आईपी जिस कलर से लिखा है उसी कलर से लोडिंग हटा है, तो अगर आईपी पे रिकॉर्ड किया तो लोडिंग हटेगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया तो लोडिंग नहीं हटेगा, ठीक है ना। ओके चलिए ये ध्यान रखना, ये बचपन से सीखा हुआ है अपना, बताने की जरूरत नहीं, बचपन मतलब कंसाइनमेंट में भी सिखाया था। फिर उसके बाद टू गुड्स गुड्स एंड टू ब्रांच, सर इसका लोडिंग अगर हटाना हुआ तो आपने लिखा था बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, तो लिख दो टू जयपुर ब्रांच। अगर आप इसको आईपी पे लिखते हो, अगर आप इसको आईपी पे रिकॉर्ड करते हो तो आप इधर लिख दोगे टू जयपुर ब्रांच, इसका लोडिंग भी हटाना पड़ेगा, जयपुर ब्रांच लोडिंग ऑन गुड्स एंड, जो ऊपर लिखा है ना उसी को बस इधर का उधर करना है, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर कोई माल लौट के आया तो आपने 4th नंबर रिकॉर्ड किया था, अगर कोई माल ब्रांच लौटा रही है एचओ को या किसी और ब्रांच को, या डेटर डायरेक्टली एचओ को लौटा रहा है, तो आपने लिखा था बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्या लिखा था बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो इसका पोस्टिंग कर देते हैं टू जयपुर ब्रांच, टू जयपुर ब्रांच, टू जयपुर ब्रांच, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, ठीक है गुड्स रिटर्न। ओके अच्छा सर इसका भी अगर ये भी आपने आईपी पे रिकॉर्ड किया हो, अगर ये भी आपने आईपी पे रिकॉर्ड किया हो तो इसका भी लोडिंग हटाना पड़ेगा, हटाया भी होगा आपने, तो लिख दो बाय जयपुर ब्रांच, जयपुर ब्रांच में लिखा होगा आपने डेबिट साइड में टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो बाय जयपुर ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, ओके डन, ठीक है। बस यही 4 आइटम थे गुड्स एंड टू ब्रांच वाले, बिल्कुल यही 4 आइटम थे गुड्स एंड टू ब्रांच। बस अब जो नेट बचेगा उसे आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उस नेट अमाउंट का आप ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, किधर ट्रेडिंग अकाउंट में, कंपनी के जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके जो भी बैलेंस आएगा आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डन सिंपल। चलिए सर ट्रेडिंग में क्यों, मैं कहा ट्रेडिंग बनाया तुमने कभी, हाँ सर हमने बनाया, फाइनल अकाउंट्स तैयार किए हैं, तो बस फाइनल अकाउंट्स में मैंने बताया भी था कि भाई ट्रेडिंग में क्या होता है, पूरा हिसाब देना पड़ता है, ट्रेडिंग में क्या होता है पूरा हिसाब देना पड़ता है कि जो तुमने खरीदा था उसका क्या किया, उसका क्या किया, तुमने बेच दिया या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, भाभी जी को अच्छा लगे तो रखना वरना वापस लौटा देना, ठीक है, या फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, याद है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस भी किधर ट्रांसफर होता था, ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर होता था, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसे ही गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, सब इधर ही जाता है बाय एबनॉर्मल लॉस, क्यों, क्योंकि सबका हिसाब देना है भैया, जो खरीदा उसका क्या किया, भैया कंपनी ने हेड ऑफिस ने यहाँ पर कंपनी ने जो माल खरीदा उसमें से कितना बिक गया अपने काउंटर पे, कितना आगे 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 भेज दिया, सिंपल, ठीक है ना, कितना अपने काउंटर पे भेज दिया वो इधर, कितना किसी और को दे रखा है आगे भेज रखा है, तो वो अलग से दिखा दिया जाता है। फिर कंसाइनमेंट का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है P&L अकाउंट में डायरेक्टली दिखा दिया जाता है बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रांच पर्टिकुलर ब्रांच कितना कमाएगी उसका प्रॉफिट P&L अकाउंट में दिखा दिया जाता है बाय प्रॉफिट ऑन ब्रांच अकाउंट, सिंपल। तो डायरेक्ट प्रॉफिट जो ब्रांच या कंसाइनमेंट से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, यहाँ तो दिखा दिया जो माल भेजा हो गया, फिर जो प्रॉफिट दिखा रहे हो वो प्रॉफिट बस P&L में शो कर देना होता है, ठीक है डन, ओके सर। नाउ एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, हाँ सर एक क्वेश्चन तो हम ट्राई कर ही लेते हैं, देखो आओ कितने हैं, वैसे तो 3 है, देखते हैं, एक क्वेश्चन तो हम ट्राई कर ही लेते हैं, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में आपको क्या करना है, दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाना है, बना देंगे सर, ये जैसे ही लिखा ना ब्रांच अकाउंट बनाना है, मैं समझ गया कि ये डेटर मेथड है,
मैं समझ गया, ये डेटर मेथड है, ये वही नॉट ट्रांजेक्शन वाला रिकॉर्ड है। सर चार ही आपने तो चार ही ये पांच इधर थे, ठीक है ना, ये वही नॉट ट्रांजेक्शन वाला ही मेथड है, डेटर मेथड। ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स है तो डिपेंडेंट ब्रांचेस तो है ही। अब ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट केवल किस में बन रहा है, सर डेटर मेथड में। बस नंबरिंग लगाना और बना देना। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, आईपी नहीं है, एट कॉस्ट, मेगा फिर लोडिंग का झंझट भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, नंबरिंग लगाते चलो, कहां पे आएगा सर, ये आएगा फर्स्ट नंबर। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पैटी कैश, ये सब ओपनिंग एसेट है, फर्स्ट नंबर। ये सेकंड थर्ड गाय को लगा रहे थे, फर्स्ट 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 फर्स्ट, यही आएगा फर्स्ट 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 फर्स्ट। तो ओपनिंग स्टॉक हुआ, ओपनिंग डेटर हुआ, ओपनिंग पैटी कैश मतलब ओपनिंग एसेट। सर फर्नीचर, फर्नीचर भी फर्स्ट नंबर। ओपनिंग क्रेडिटर सर ओपनिंग लाइबिलिटी है, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन। गुड सेंड टू ब्रांच, माल भेजा, ब्रांच को माल भेजना, थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन याद करना है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, ब्रांच के कस्टमर ने ब्रांच को माल लौटाया। हेड ऑफिस क्या करे, है ना, हेड ऑफिस क्या करे, कोई लेना देना नहीं है हेड ऑफिस को। ब्रांच के कस्टमर ने ब्रांच को माल लौटाया, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें केवल क्या रिकॉर्ड करना है, एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजेक्शन। तो ये तो ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को माल लौटाया, एचओ तो इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, तो ये रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे क्रॉस, रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, उसके कस्टमर ने कैश लाके दिया, किसको, ब्रांच को दिया, हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, उसने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, ब्रांच ने अपने कस्टमर के साथ डील किया है, कोई लेना देना नहीं। बैड डेट हो गया, कोई लेना देना नहीं, अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जितना पैसा, मेरे पापा बोलते हैं तूने पैसा डुबाया हो चाहे कहीं खर्चा किया हो कुछ भी किया हो, कितना कलेक्शन आया उसमें से अपने खर्चे हटा के मुझे तो नेट बता दे, जो तू मुझे भेजने वाला है, जो तू मुझे देने वाला है, बस मुझे तो वो बता दे। तो तू तेरे लेवल पे क्या कर रहा है, मेरे को लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा उसको, मैंने तुझे पैसा भेजा, अब तू मुझे पैसा भेजेगा, बस मैं वो रिकॉर्ड करूंगा। क्रेडिट सेल्स, क्यों बता रहा है, मुझे जरूरत नहीं है। कैश सेल्स, क्यों बता रहा है, तू अपने लेवल पे माल बेच रहा है, मुझे तू भेजा पैसा भेजे वो बता देना। ओके, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, फिर वही बात, छोटे मोटे खर्चे तूने अपने यहाँ पे किए, मेरे को कोई लेना देना नहीं। सर इतने सारी चीजें तो कैंसिल हो गई, बट दिल को बड़ा सुकून हो रहा है सर, ये सब रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं करना। पार्शियली सच है ना, ब्रांच अकाउंट में तो रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन कुछ मुझे ये क्वेश्चन वाले बदमाश होते हैं। क्वेश्चन वाले क्या करते हैं, अकाउंटिंग में तो चलो ठीक है हमको नहीं रिकॉर्ड करना, लेकिन क्वेश्चन वाले बदमाश होते हैं। क्वेश्चन वाले कहते हैं भैया डेटा लाओगे कहाँ से, डेटा कौन से लाने, मैं क्या बताता हूँ अभी। उन सब के लिए डेटा जरूरत होगा, अदरवाइज हमको जरूरत नहीं होता इन सब का। चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे करने के लिए क्या किया, खर्चे करने के लिए पैसा भेजा है ब्रांच को, अच्छा ब्रांच को पैसा भेजा है, हाँ, चेक सेंट टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। तो ये तो 5 नंबर वाला आइटम हो गया बिल्कुल। ओके, कौन कौन से खर्चे, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, पैटी कैश हुआ, इन सब के लिए क्या किया है, चेक भेजा है, ठीक है, 5 नंबर। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 किधर है, 6 कौन सा, ब्रांच एचओ को कितने पैसे भेज रहा है, रेमिटेंस टू एचओ, ये गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 नंबर क्लोजिंग एसेट्स, गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओ हो, क्लोजिंग एसेट मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटा, क्लोजिंग पैटी कैश, क्लोजिंग फर्नीचर, पता करना पड़ेगा, हाँ। 8 नंबर क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी नहीं, ओपनिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग नहीं है, ये भी पता करना पड़ेगा। 9th प्रॉफिट लॉस तो आ जाएगा बैलेंसिंग में, लेकिन मुझे ये सब चीजें 6 7 8 ये पता करने हैं कि नहीं करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो पहले तो जो रिकॉर्ड करना है वो कर देता हूँ, फिर 6 7 8 भी कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर दूंगा। चलिए, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, कस्टमर को कैसे बेचते हो, कॉस्ट प्लस 50%, मैं कहा कस्टमर को देते हो ना, ठीक है। कस्टमर को आप माल कैसे बेचते हो, मेगा देखते हैं कहाँ काम आएगा, कॉस्ट प्लस 50% पे देते हैं, देखते हैं कहाँ काम आएगा। डेप्रीशिएट द फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगा देना कितना, 10%, मेगा लगा देंगे, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगा देना 10%, मेगा ये एक काम तो हुआ। ये फर्नीचर एट द बिगिनिंग 60,000 है, 60,000 पे 10%, 6,000 डेप्रीशिएशन लग जाएगा, लास्ट में क्लोजिंग फर्नीचर कितना रहेगा सर, 54,000। एक आइटम तो मिल गया क्लोजिंग फर्नीचर,
ठीक है, ऐसे ही बाकी सब चीजों पे भी दिमाग लगाना होगा, बट पहले सब चीजें लिख देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक वगैरह ये सब लिखो। इन द बुक्स ऑफ एचओ दिल्ली ब्रांच अकाउंट क्या लिखोगे सबसे पहले? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स आप यहां पर लिखोगे। ओके, इन द बुक्स ऑफ एचओ दिल्ली ब्रांच अकाउंट ओपनिंग एसेट। ठीक है जी, क्या क्या आएंगी? नंबरिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एग्जाम में नहीं लगा क्या ना, अपने सीखने के लिए। फर्स्ट नंबर स्टॉक है, डेटर है, पेटी कैश है, फर्नीचर है। स्टॉक है, डेटर है, पेटी कैश है और फर्नीचर है। ठीक है, स्टॉक कितना? 17,80,000, 17,80,000। डेटा कितना? 1,40,000, 1,40,000। पेटी कैश कितना? पेटी कैश है 2,500। फर्नीचर, फर्नीचर कितना सर? फर्नीचर है 60,000। सबका टोटल लगा के बाहर लिख देता हूं, सबका टोटल लगा के बाहर लिख देता हूं। 17,80,000 प्लस 1,40,000, 2,500 और 60,000। 19,82,500, 19,82,500 होगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आगे देखो। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लाइबिलिटीज, तो लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग लाइबिलिटीज, ओपनिंग लाइबिलिटीज। ठीक है, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख देना। ये सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर क्या क्या आएगा इसमें? सर क्रेडिटर्स है बस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो है नहीं। क्रेडिटर्स कितना? क्रेडिटर्स हैं सर, ओपनिंग क्रेडिटर्स 60,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना? 60,000, 60,000। दिस वन 60,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 60,000, 60,000। ठीक है, ये मैंने सेकंड नंबर भी रिकॉर्ड कर दिया है, सेकंड नंबर भी रिकॉर्ड कर दिया है। अब आगे नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या? सर थर्ड नंबर पे है गुड्स एंड टू ब्रांच 5220, तो लिखो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ज्यादा डिटेल देने का जरूरत नहीं है क्योंकि केवल एचओ ने ब्रांच को भेजा है। ठीक है, 5220, 52,20,000। ये लो जी थर्ड नंबर। क्या रिटर्न भी था क्या? हाँ, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ एट कॉस्ट, एट कॉस्ट आईपी पे नहीं है, ये भी झंझट नहीं है। 78,000, तो 78,000 के लिए लिख दो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, फोर्थ नंबर कितना क्या लिखें? 78,000। ठीक है, अगर जगह है अपने पास तो हम लिख सकते हैं क्या? गुड्स सेंड टू ब्रांच में लिख दो गुड्स सेंड, गुड्स सेंड, और यहां लिख दो गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न। ओके, डन। 1 2 3 4, पांचवा नंबर कौन सा? पांचवा सर जो खर्चे भेजे, चेक सेंड टू ब्रांच। ओके, चेक सेंड टू ब्रांच ये वाला, तो लिख दो टू कैश और बैंक, टू बैंक लिख दो बस, बहुत हो जाएगा इन तीनों का टोटल लगा के। टू बैंक अकाउंट 6 नंबर पे, टू बैंक अकाउंट 6 नंबर पे क्या था? सर क्या क्या पैसा दिया? 3,01,20 और 78,700। 3,01,20, एक बार के लिए लिख देता हूं, फिर जगह नहीं होगी तो फिर हटा देंगे। 78,700। ओके, तो 3 लाख हुआ, 1,20 हुआ और 78,700 हुआ, कितना? 498,700, 498,700। ठीक है, 6 नंबर 498,700। फिर उसके बाद सर 6 नंबर नहीं, सॉरी फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे है ना? ठीक है, फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन है ये। 6 तो रेमिटेंस होता है कि हम ब्रांच एचओ को कितना भेज रहे हैं। ठीक है,
अभी तो फिलहाल एचओ ब्रांच को कितना दे रहा है उसकी बात है। फिर आगे देखते हैं। 6 नंबर नहीं पता, 7 नंबर नहीं पता, 8 नंबर नहीं पता सर, 6 7 8 कुछ नहीं पता, नहीं सर 6 7 8 कुछ नहीं पता, क्या करें, देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले क्या करें फिर इसके लिए, सर इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन बाय वन चीजें कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टॉक की बात करें, रेमिटेंस बाद में, पहले स्टॉक की बात करें। स्टॉक ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, हिसाब किताब लग जाएगा। स्टॉक ओपनिंग में था 1780, फिर हमने और भी भेजा 5220 का, फिर उसमें से कुछ लौट कर भी आ गया। ओके, फिर हुआ क्या, उस माल में से कुछ ये भी बता रखे, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच वगैरह, ठीक है ना। मैं कहा अच्छा सेल्स रिटर्न हो गया ये तो, हाँ सर ये तो सेल्स रिटर्न हो गया, देखा जाए तो ये तो सेल्स रिटर्न हो गया है, सेल्स रिटर्न। कैश रिसीव, मैं कहा कैश का मतलब नहीं है, बैड डेट क्रेडिट सेल्स, अच्छा देखो हुआ क्या, स्टॉक उसके पास ब्रांच के पास इतना था, दिमाग लगाते हैं, अगर मेरे को कोई क्लोजिंग स्टॉक पता करने बोले, ओपनिंग में इतना, फिर आपने और माल भेज दिया, ठीक है, फिर उस माल का आपने किया, क्या किया, उस माल को आपने बेच दिया, नेट सेल्स देखना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बेच दिया, तो बाकी बचा माल तो आपके पास होगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स एंड, ठीक है, माइनस रिटर्न और माइनस गुड सोल्ड, माइनस गुड सोल्ड में क्या करना, नेट देखना, माइनस गुड सोल्ड में क्या देखना, नेट देखना। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये कॉस्ट पे है, ये कॉस्ट पे है, जो माल भेजा वो कॉस्ट पे है, जो स्टॉक में था कॉस्ट पे है, जो माल लौट कर आया वो भी कॉस्ट पे है, लेकिन जो माल बेचा गया था वो कैसे बेचा गया था, कॉस्ट प्लस 50%, तो उसका ध्यान रखना, हम कॉस्ट पे बात करेंगे। चलो देखो फिर, तो एक काम करते हैं, हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट के अंदर जगह छोड़ा हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 1 हम बनाते हैं आपके लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आज हम यही वाला क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करना टाइम हो गया है, काफी सारा हो गया है इवन, तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में बना देंगे, टेंशन नहीं, आराम से। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाना। मेमोरेंडम कभी भी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होते, तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट होगी, क्या आएगा सर, सबसे पहले ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक, सर मेमोरेंडम तो कैसे भी बन सकता है ना, हाँ कैसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग में स्टॉक कितना था ब्रांच के पास, ओपनिंग में ब्रांच के पास स्टॉक था 17,80,000, 17,80,000 दिस वन, तो मैं लिख देता हूं 17,80,000। फिर हमने और माल भेजा था, तो लिख देता हूं टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ओके, और माल हमने भेजा तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, कितना 5220, 52,20,000 का हमने माल भेजा था। अच्छा उसमें से लौट के कितना आ गया, उसके लिए लिख दो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, और क्योंकि ये मेमोरेंडम है तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते थे, टू गुड्स एंड और बाय गुड्स रिटर्न, टू गुड्स एंड और बाय गुड्स रिटर्न चलेगा, क्योंकि ये मेमोरेंडम अकाउंट है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, चलेगा, ठीक है। बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, बाकी मैंने माल भेजता हूं तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच लिखता हूं, रिटर्न होता है तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच लिखता हूं, उस हिसाब से मैंने लिख दिया। नाउ 78,000 का माल किसने लौटाया, ब्रांच ने एचओ को लौटाया, ब्रांच ने किसको, एचओ, हमको देखना है ब्रांच के स्टॉक कितना है, तो जो माल ओपनिंग में था उस पर हमने ये माल और भेज दिया, और उसमें से ब्रांच ने वापस लौटा भी दिया। कुछ माल ब्रांच ने बेच भी दिया होगा, बिल्कुल बेच दिया होगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो उसका देखो कितने की कॉस्टिंग का माल बेच दिया, कितने की कॉस्टिंग का माल बेच दिया, तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने की कॉस्टिंग का माल बेचा, मैंने कहा देखो ऐसा है, सेल्स हुई कितनी है, क्रेडिट सेल्स 7294, कैश सेल्स है 3,20,000 और सेल्स रिटर्न कितना 57,000, सेल्स रिटर्न कस्टमर ने वापस ब्रांच को लौटाया, तो सेल्स रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, तो 7294, 72,94,000 प्लस कितना 3,20,000 माइनस 57,000 का सेल्स रिटर्न, इसका आप क्या करोगे, सर ये तो सेल प्राइस है ना, बिल्कुल मुझे कॉस्ट पता करनी है,
सेम शुड बी डिवाइडेड, 100 रुपए का माल 150 में बेचा तो 150 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट आ जाएगा। कितना आएगा देखो, 72,94,000 प्लस 3,20,000 प्लस सॉरी माइनस 57,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 150 कितना आएगा, 50,38,000। तो इतने रुपए की कॉस्टिंग का माल आपने बेच दिया है, 50,38,000 की कॉस्टिंग का माल आपने बेच दिया, तो ऑब्वियसली ब्रांच में अब कितना बचेगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन एट कॉस्ट, है ना, एट कॉस्ट। ओके कितना बचा, समझ में आया, स्टॉक सिंपल, ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जितना था ओपनिंग में प्लस जो और भेजा माइनस जितना उसने लौटा दिया माइनस कर दिया। फिर और क्या माइनस किया, अब ब्रांच के पास से ब्रांच ने एचओ को लौटाया वो भी माइनस कर दिया, और ब्रांच ने जो बेच दिया वो भी माइनस कर दो क्योंकि वो ब्रांच के यहाँ स्टॉक में नहीं है, सिंपल। तो कितना बचेगा देखो बैलेंसिंग में, सर ये बचेगा 18,84,000, 18,84,000, कैलकुलेट कर लेना भले तुम, 18,84,000 डन। चलिए बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये लो जी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट तैयार, और मुझे पता चल गया है स्टॉक लास्ट में कितना है, 18,84,000। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 6 नंबर क्या लिखना था मुझे, सर 6 नंबर मुझे लिखना था रेमिटेंस टू एचओ, तो बाय बैंक, एचओ रिकॉर्ड कर रहा है बाय बैंक, 6 नंबर रेमिटेंस टू एचओ, रेमिटेंस टू एचओ, एचओ को कितना माल रुपए भेजे, कितने रुपए भेजे देखेंगे, बनाएंगे हम लोग उसका कैश अकाउंट भी बना लेंगे। नाउ 7th नंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 7 नंबर क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है जी। ये 7 नंबर क्लोजिंग एसेट्स हमको रिकॉर्ड करना है, जिसमें सबसे पहले हमने पता कर लिया स्टॉक कितना, 18,84,000, 18,84,000, 18,84,000, 18,84,000। अब ऐसे ही मुझे डेटर भी पता करना है, ऐसे मुझे पैटी कैश भी पता करना है, और ऐसे मुझे फर्नीचर भी पता करना है। हालांकि फर्नीचर तो मुझे पता है कैसे सर, फर्नीचर में तो क्या था, ओपनिंग में 60,000 था और बोल रहा है 10% डेप्रिसिएशन लगा दो, तो 6,000 डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो बचेगा कितना, 54,000। तो ये तो हो गया। अब मुझे डेटर और पेटी कैश पता करना है, तो चलिए बना देते हैं। डेटर के लिए हम डेटर अकाउंट बना देते हैं, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, डेटर के लिए हम डेटर अकाउंट बना देंगे, और क्या है, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, मतलब ब्रांच के यहाँ कितने रुपए के डेटर हैं अभी क्लोजिंग में, ब्रांच के यहाँ कितने रुपए के डेटर हैं क्लोजिंग में। ओके सर, देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। सर ब्रांच डेटर, अगेन डेटर अकाउंट बना रहे हो, हाँ डेटर अकाउंट बना रहा हूं एक तरीके से। तो डेटर अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेटर्स कितने थे, ओपनिंग डेटर्स, सर ओपनिंग डेटर्स ये रहे 1,40,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखा ना 1,40, ओके लिख दो 1,40,000। फिर डेटर अकाउंट बना रहे हो कहाँ पे, ब्रांच, तुम पहुंच जाओ ब्रांच, अभी हेड ऑफिस की बुक्स नहीं, अभी ब्रांच की बुक्स में डेटर अकाउंट बना रहे हो, तो डेट वो क्या कहेगा, कितने का माल बेचा, डेटर को जो माल बेचते हैं कौन सा वाला सेल्स रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है। और क्या क्या चीज आती है सर, क्रेडिट साइड में कोई सेल्स रिटर्न है तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई बैड डेट है तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई डिस्काउंट अलाउड है तो रिकॉर्ड हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सब चीजें रिकॉर्ड होंगी। सर आपने तो कहा था रिकॉर्ड नहीं होगी, मैंने कहा था ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी, इधर तो रिकॉर्ड होगी ना, ये तो पता चलना करना पड़ेगा, ब्रांच डेटर बना रहे हैं हम लोग कि भैया ब्रांच के डेटर का क्या हुआ, कितने हैं, ओके। कितना पैसा आया उसके लिए आप बना दो बाय ब्रांच कैश, कितना पैसा आया उसके लिए बना दो बाय ब्रांच कैश, और फिर आ जाएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो कितने का माल बेचा, सेल्स, क्रेडिट कितना था, क्रेडिट सेल्स था सर 72,94, 72,94,
तो मैंने लिख देना यहाँ पर 72,94,000 टू सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स रिटर्न कितना, दिस वन सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर ने ब्रांच को कितने रुपए का माल लौटाया, 57,000 का। ओके, इससे आपके डेटर्स कम हो गए होंगे 57,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हुआ, बैड डेट हुआ, दिस वन, ये डिस्काउंट अलाउड, ये बैड डेट लिख देना, कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, ये लिख देना 6110, ये तीनों आइटम लिख दो। डिस्काउंट अलाउड कितना 5,000, बैड डेट कितना 10,000, और ब्रांच कैश कितना पैसा आया 6110, 61,10,000 हो गया। ब्रांच डेटा के हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए कि भैया 140 ओपनिंग में था और 7294 के और डेटा क्रिएट हुए, उसमें से 57,000 का माल वापस आ गया तो डेटा कम हो गया। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, इन सब से डेटा कम होता है, जितना पैसा आता है उससे भी डेटा कम हो जाता है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट कर दो क्लोजिंग डेटर्स कितना है, कैलकुलेट कर दो क्लोजिंग डेटर्स कितना है, बैलेंस कैरेट डाउन, ऑब्वियसली बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है लिख दो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना सर, ये आएगा 12,52,000, 12,52,000 दैट हो गया। तो लिख दो डेटर में 12,52,000। ओके सर, डन है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्या सर, अब मुझे है ना पैटी कैश पता करना है, तो बना देता हूं मैं पैटी कैश अकाउंट। अब मुझे पैटी कैश पता करना है तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, मेमोरेंडम ब्रांच पैटी कैश अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, पैटी कैश के साथ साथ एक और अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट भी। कौन सा, कैश अकाउंट भी साथ साथ ही बना लूंगा। ये पैटी कैश और देन कैश, क्यों, क्योंकि रेमिटेंस भी तो पता करना है, रेमिटेंस भी तो पता करना है, तो ये पैटी कैश हो गया। और देन कैश अकाउंट, देन कैश अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 4, मेमोरेंडम, सब मेमोरेंडम है हाँ, कोई भी एचओ की बुक्स में नहीं बनने वाला है। ब्रांच कैश अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, ओके मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है इनका, पैटी कैश का था सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था पैटी कैश का बैलेंस, ये देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पैटी कैश देखो 2500 रुपए, ठीक है जी 2500 रुपए, डन। कैश में कोई ऐसा बैलेंस था नहीं, कैश में ऐसा कोई बैलेंस नहीं था। फिर क्या करना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पैटी एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजे, पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, अच्छा ये तो ब्रांच ने खर्चे किए 80,000, पैसा भेजा कितना गया था 78,700, 78,700, तो क्या करोगे, हम कैसे करेंगे, ब्रांच कैश, कैश में पैसा आया कितना वो सब लिख देंगे, कितना 78,700, 78,700 पैटी कैश के लिए भेजा है ना, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड होगा वो सब देखो ध्यान से, बड़ा ध्यान से करना। क्या करूंगा, और भी ट्रांजेक्शन है सर, ये तो हुआ 78,700 का, और क्या क्या है, तो सर ये भी तो चेक सेंड फॉर द एक्सपेंसेस है, ये भी तो पैसा आया है बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, पहले कैश में रिकॉर्ड करते हैं फिर पैटी कैश में ट्रांसफर करना। तो टोटल कितना पैसा आया ब्रांच के पास, टोटल कहाँ कहाँ से पैसा आया वो देखो। सर ब्रांच के पास कैश, पैटी कैश तो चलो ओपनिंग पड़ा था, फिर ब्रांच के पास पैसा आया है कस्टमर से आया है, ठीक है, और कैश सेल्स से आया है, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेटर से आ गया, कैश सेल्स से आ गया, और ये एचओ से आ गया। तीन जगह से पैसा आया वो रिकॉर्ड करो, तीन जगह से पैसा आया है वो रिकॉर्ड करो। सबसे पहले कहाँ कहाँ से पैसा आता है सर, माल बेचने से पैसा आया, कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना 3,20,000,
डेटर से पैसा आया, टू ब्रांच डेटर कर दूं, टू ब्रांच डेटर। डेटर से कितना कलेक्शन था, 61,10,000 का, 61,10,000 का। और कहां से पैसा आता है, एचओ से पैसा आता है, टू एचओ। एचओ से 3 आइटम के लिए सैलरी, वो 3 खर्चों के लिए पैसा मिला था, 498,700, याद है? हाँ 498,700 अपना वो 5वां आइटम, 498,700 हो गया, एचओ से पैसा आया। इस पैसे का आपने किया क्या, इस पैसे से आपने क्या किया, कुछ खर्चे कर लिए, ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस कौन कौन से सर, ब्रांच एक्सपेंसेस में है सैलरी हो गया, रेंट एंड इंश्योरेंस हो गया, और पेटी कैश, ये खर्चा नहीं हम पेटी कैश में ट्रांसफर करेंगे, वहां खर्चा करेंगे। सैलरी है, रेंट इंश्योरेंस है, ये लिख दो। सैलरी है, रेंट शॉर्ट में लिख देता हूं, इंश्योरेंस समझ लेना। और कुछ पैसा खर्चा मत बोलो, कहां लिख दी, कहां ट्रांसफर कर दिया, पेटी कैश में ट्रांसफर किया, क्योंकि ये खर्चा नहीं हुआ, ये पेटी कैश के लिए मिला था, खर्चा कुछ इससे अलग था, तो हमने मेन कैश से उसको पेटी कैश में ट्रांसफर कर दिया, पेटी कैश टू कैश अकाउंट। ये हमने जब कैश बुक सीखा था तब हम ये एंट्री सीखे थे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी कितना, सैलरी 3 लाख, रेंट का खर्चा 1,20,000, और पेटी कैश के लिए कितना आया था, 78,700, जो कि मैंने पेटी कैश में ट्रांसफर कर देना, तो पेटी कैश में लिखूंगा, ब्रांच पेटी कैश में, टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच कैश कितना, 78,700। ध्यान से करना, जो पेटी कैश के लिए पैसा दिया गया था पहले रिकॉर्ड करना यहाँ पे कि एचओ से पैसा आया है, फिर उससे पेटी कैश में ट्रांसफर कर देना, बिल्कुल। अब जो पेटी कैश में खर्चे करने हैं ना, वो पेटी एक्सपेंसेस आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। पेटी एक्सपेंसेस 80,000 रुपए के खर्चे थे, चेक करना क्वेश्चन में, 80,000 के खर्चे थे। ओके, तो जो पैसा ऑलरेडी था प्लस जो आया उसमें से 80,000 के आपने खर्चे कर दिए। अब और कितना बैलेंस बच रहा है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, चेक करना कितना आएगा, 1200, 1200 रुपए का अभी भी बैलेंस है, 1200। ऐसे ही ब्रांच कैश में भी पैसा पड़ा होगा, उसका क्या किया, मैं कहा सर क्लोजिंग में, ओपनिंग में अगर कैश नहीं है तो क्लोजिंग में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एचओ को इमीडिएट पैसा भेज दिया था, ये माना जाएगा कि आपके पास जो कैश होता है वो डायरेक्टली आप क्या कर देते हो, एचओ को रेमिट कर देते हो, तो बाय एचओ, रेमिटेड टू एचओ, ये आपका हो गया 6 नंबर आइटम, रेमिटेड टू एचओ, ये हो गया आपका 6 नंबर आइटम, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर हो गया। ओके, कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा सर 64,30,000, 64,30,000। ओके डन, मतलब अब बहुत सारे आइटम मिल गए, मेरे को पेटी कैश का बैलेंस मिल गया, बिल्कुल कितना, 1200 रुपए, ये लो जी 1200 लिखा, इसका टोटल में लगा दूंगा बाहर की तरफ। मेरे को 6 नंबर आइटम भी मिल गया, रेमिटेंस टू एचओ, कैश बैलेंस से, कैश बैलेंस से मुझे पता चल गया 64,30, मुझे क्या करना है, रेमिट किया होगा ब्रांच ने किसको, ब्रांच के पास जितना कैश है उसमें से क्या करेगा, ओपनिंग था नहीं तो ऑब्वियसली क्लोजिंग भी नहीं होगा। क्यों नहीं होता ओपनिंग में और क्लोजिंग में बैलेंस, क्योंकि जैसे ही कलेक्शन होता है ब्रांच क्या करता है, एचओ को पैसे भेज देता है, इसीलिए कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, केवल और केवल थोड़ा बहुत पैसा रखना उसको अलाउ करते हैं, पेटी कैश के खर्चे रखने का अलाउ कर दो, बाकी सब पैसा एचओ को भेज दो, चलो ठीक है डन। तो हम मानते हैं कि भैया कैश में जो पैसा था वो सब एचओ को भेज दिया गया, डन। अच्छा इसका टोटल लगा देता हूं, कितना आएगा, इसका टोटल लगाएं 18,84,000 प्लस 12,52,000 प्लस 1,200 प्लस 54,000, ये हो गया 31,91,200, 31,91,200। ओके, फिर उसके बाद अब क्या करोगे, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 नंबर लाइबिलिटी के लिए कुछ बोला नहीं ना, तो हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग लाइबिलिटीज एज इट इज, ओपनिंग जैसा ही रिकॉर्ड कर लेना, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना, क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स जो ओपनिंग में थे 60,000, मान लेना क्लोजिंग में भी कितना है, सेम है 60,000। क्यों सर, कोई ट्रांजेक्शन दिया ही नहीं हमको इसके रिगार्डिंग, कोई क्रेडिट परचेजेस वगैरह दे रखा हो तो हम फिर भी क्रेडिटर अकाउंट बना लें, नहीं दे रखा था, हम मान लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, एज्यूम्ड टू बी सेम। नाउ अब 9 पे आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट पता कर दोगे, तो टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, और प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जनरल पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट।
देखो कितना आएगा 3191,200 6430 78,000 प्लस 60,000 माइनस कर दूंगा 1982,500 माइनस कर दूंगा 52 20,000 माइनस कर दूंगा 498,700 और माइनस कर दूंगा क्या 60,000 1998,000 1998,000 डन हो गया। चलिए तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। देखो पहली पहली बार पढ़ रहे हो सकता है थोड़ा अलग लगे, थोड़ा टिपिकल लगे, बट एक्चुअली टिपिकल नहीं है, एक्चुअली टिपिकल नहीं है। सिर्फ 9 आइटम रिकॉर्ड करने हैं, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, थर्ड नंबर पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो ब्रांच को माल भेजा गया, फोर्थ नंबर पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो ब्रांच एचओ को वापस भेज रहा है, फिफ्थ नंबर पे टू कैश बैंक, जो खर्चे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, सिक्स नंबर पे जो ब्रांच एचओ को वापस रेमिट कर रहा है, सेवन नंबर पे क्लोजिंग एसेट, एट नंबर पे क्लोजिंग लायबिलिटी और नाइन नंबर पे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब जो जो डेटा नहीं थे उसके लिए हमने क्या किया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के स्टॉक का क्लोजिंग पता कर दिया। स्टॉक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ओपनिंग कितना था और कितने का माल भेज दिया, कितना लॉट के आ गया, कितने का बेच दिया, हटा दो, क्लोजिंग आ गया। ऐसे ही डेटर अकाउंट बना दिया, ब्रांच के यहाँ डेटर, उसमें वो सारे डेटा रिकॉर्ड हो रहे हैं जो ब्रांच अकाउंट में नहीं होने वाले थे क्योंकि वो डेटर के एडजस्टमेंट थे। डेटर का ओपनिंग कितना था और कितने का माल भेजा, कितना सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, कितना पैसा आ गया, क्लोजिंग पता चल गया। नॉर्मल अकाउंटिंग, एफए का नॉर्मल अकाउंटिंग है ये। पैटी कैश और कैश अकाउंट साथ में बना देना, क्यों, क्योंकि कैश में पैसा आएगा कहां से, कैश सेल से आएगा या फिर डेटा से कलेक्शन आएगा या फिर एचओ कुछ भेजेगा खर्चे करने के लिए। तो जो खर्चे करने के लिए भेजा उसमें जो खर्च हो गए, ठीक है, पैटी कैश वाला पैटी कैश में ट्रांसफर कर दो, पैटी कैश वाला पैटी कैश में ट्रांसफर कर दो, वहां से पैटी एक्सपेंसेस हो जाएंगे और जो पैसा बचेगा लास्ट में वो क्या कर देना, एचओ को रेमिट कर देना। एक दो बार करोगे काम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा फर्स्ट टाइम था, इसलिए अपन आज इसको यहाँ पे रोकते हैं। जो दो क्वेश्चन और हैं आगे वो हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में करके इसको डेटर मेथड को क्लोज कर देंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।